प्रोविजंस याद हो गया, टॉपिक्स हो गए। चलिए अब केस स्टडी करेंगे इस चैप्टर का, और हम लोग फिर से इस चैप्टर को कंसोलिडेट करेंगे, बिकॉज विदाउट क्वेश्चंस कुछ भी नहीं। क्वेश्चंस आएगा तो आंसर बेटर होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर्स बेटर होगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। Solve those questions. Question 1. वाह, differentiate mandatory provision and directory provision, ऐसा word मिला। What factors are in the decide whether a provision is mandatory or directory? ये क्वेश्चन आंसर्स करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि फिर आपको राइटिंग पैटर्न पता चलता है। पहले तो मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी कैसा पता चलता है कि व्हेन यू हैव टू स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद समथिंग इट इज मैंडेटरी। वर्ड देखो कहाँ है, अरे हाँ मिल गया, ग्रीन इंक लगाते हैं। एंड डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, वर्ड देखोगे सब्सटैंशियल कंप्लायंस। डायरेक्टरी का मतलब क्या है, सब्सटैंशियल कंप्लायंस। तो वी हैव टू लुक एट द सब्सटेंस एंड नॉट द फॉर्म, हमेशा पहले वो भी समझना पड़ेगा। फिर एक वर्ड है मैंडेटरी और डायरेक्टरी को लेकर ही एक और वर्ड आ रहा है यहां पर। इफ अ प्रोविजन आपको कोई पावर देता है, याद है, साथ में एक ड्यूटी भी रहता है, एंड इफ यू डोंट कंप्लाई पेनल्टी इज इम्पोज, देन इट बिकम्स, तो आंसर को बेटर कर लेना। यहां पे यहां पेनल्टी वाला पॉइंट मिसिंग है ना, इंसर्ट पेनल्टी पॉइंट। तो ये सब समझाना पड़ता है क्योंकि व्हाट फैक्टर्स बोला जा रहा था, एंड व्हाट आर द अदर फैक्टर्स, नेचर ऑफ एक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर विच इट इज डन, पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द पावर इज एक्सरसाइज्ड। ये थोड़ा थ्योरी याद कर लेना। तो कई बार गंदे पेपर आ जाते हैं, आप पढ़ के गए थे हार्मोनियस, हिडन्स रूल, हार्डर्ड, और ये गंदा सा पूछ लिया मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजन का डिफरेंस एंड व्हाट फैक्टर्स आर कंसिडर्ड। तो जैसे ये डिफरेंस हो गया आपका 2 मार्क्स, फैक्टर्स 3। और गंदा पेपर देने के लिए आजकल लोग क्या सीखे हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 3 का कर देंगे, 1 + 2। तो यू हैव टू अकॉर्डिंगली टेक योर स्टेप्स। व्हाट इज ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन? हाँ सर हमको नहीं आता है सर, बताओ जल्दी बताओ, सोचना पड़ा आपको। लिटरल कंस्ट्रक्शन, पहला वाला ही तो, जो लेटर ऑफ लॉ पर फोकस करता है, पढ़ के देखो, वो बियॉन्ड लेटर ऑफ लॉ नहीं जाता है। एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस, कोई मेरे को ये बताओ, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन? वाह, वेरी गुड। व्हेन द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस, नॉट क्लियर, सेंसिबल मीनिंग नहीं आ रहा है, तो हम लोग रूल ऑफ, we go beyond the letter of law to find out the real intention। पढ़ के देखो लैंग्वेज, साथ साथ में हो जाएगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन में भी जैसे मैं मार्किंग कर रहा हूं वैसे करिए, ताकि आप तोड़ के एनालाइज कर सकें। और यहाँ पे और एक काम कर सकते थे, एक्सप्लेन लिटरल कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली। मार्क्स देखते हुए, हर चीज मार्क्स देखते हुए करोगे, क्योंकि मार्क्स के अनुसार टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। तुम भावुक होके पूरा लिटरल कंस्ट्रक्शन, वेजिटेबल, बोटेनिकल मीनिंग, वो सब लिखने जाओगे ना कम मार्क्स में, तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज डॉक्यूमेंट एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट? आपको याद है, फॉर पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग यू एक्सप्रेस इट अपॉन एनी सब्सटेंस बाय लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स। हटा दो, ये बताओ, ये बताओ। वाह, ये भी लिखो, गुड, क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यूसेजेस पढ़े थे ना हम लोग, कि अगर उसको कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट या स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल जाता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है यूसेज। याद है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एग्जांपल दिया था मैंने, पढ़ के देखोगे आप। ये देखो यहां पे आओ, when the usage receives judicial or legislative approval it gains additional weight। यूसेज का मतलब क्या होता है, यूसेज कहां यूजुअली आता है, एंशियंट लॉज में बहुत सालों से यूसेज फॉलो हो रहा होता है, बहुत साल से एक प्रथा चली आ रही है, पढ़ के देखोगे। कस्टम इज द बेस्ट एंटर, यूसेज में ये पॉइंट भी डाल सकते थे, कस्टम का भी देखा, कस्टम्स के कारण भी यूसेज आ जाता है। यानी इसमें क्या क्या पॉइंट डाल रहे हो, कस्टम्स वाला भी डाल रहे हो, एंशियंट लॉज में भी यूसेज, यूसेज इज ऑब्जर्व्ड इन कस्टम्स
एंशियंट लॉज, ये सब मैं इजी लैंग्वेज कर दिया हूँ। यूसेज कहाँ देखने को मिलता है? पुराने लॉज में खुद लिखते हैं, लॉ ही लिखते हैं। जब लॉ लिख देते हैं तो उस चीज का वैल्यू बढ़ जाता है। but uses are those practices which are followed over a long time, यानी usage are easy language में those practices which are followed over a long period. Usages are those practices which are followed over a long period. मिला लैंग्वेज? चेक करके देखो। तो ये सब भी आपके आंसर्स में आ जाएंगे तो काम हो जाएगा। Usages are those practices which are followed over a long period. नहीं याद करना, लैटिन मैक्सिम्स याद नहीं करना, बस पता होना चाहिए ये इसका आंसर है। स्पेलिंग वेलिंग याद नहीं करना है, लिखना भी मत, कोई फ्रेंड अगर बोल भी दे, क्योंकि उसके चक्कर में क्या होगा फिर तू के मार्क्स कट जाएगा। रॉन्ग लिखना इज अ पेनल कॉन्सिक्वेंस। सेक्शन नंबर रॉन्ग मत लिखना। और यहाँ तो सेक्शन नंबर है ही नहीं इस चैप्टर में, बिकॉज ये तो वो है, रूल्स हैं, दे आर नॉट स्टैट्यूटरी एड। क्वेश्चन 5, डू आफ्टर जनरल मीटिंग चैप्टर, अभी नहीं समझ में आएगा। जिन बच्चों का जनरल मीटिंग चैप्टर हो गया हो दे कैन अंडरस्टैंड। क्वेश्चन 5, डू आफ्टर जनरल मीटिंग चैप्टर। अच्छा, एक वर्ड याद है एब्सोल्यूटिया सेंटेंशिया, उसका एक लाइन का आंसर क्या होता है पता है? प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन, कि एकदम क्लियर है और कोर्स भी कोई सप्लाई नहीं करेगा मीनिंग उसका। और याद है एक चीज मैंने रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन बताया था कि कई बार नैरो मीनिंग आ रहा है, वाइडर मीनिंग आ रहा है, हमको कौन सा लेना है? वाइडर वाला। तो यहाँ उसी को लिखा है, डू आफ्टर जनरल मीटिंग चैप्टर। अभी जिनका नहीं हुआ है दे विल नॉट बी एबल टू डू। ये पढ़ो क्वेश्चन 6। अरे वाह, व्हाट इज एक्सटर्नल एड, पहले इजी पूछा, फिर पूछता है हाउ डिक्शनरी डेफिनेशंस आर। वाह। और याद है डिक्शनरी डेफिनेशन कब रेफर करते हैं हम लोग? जब एक्ट के अंदर कोई मीनिंग नहीं मिलता है तो हम लोग कई बार वहां जाते हैं। याद आ रहा है? ये देखो, ये लर्न है। और फिर हम लोग कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे, अगर डिक्शनरी में भी 2-3 मीनिंग्स आते हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में वो लाइन यूज हुआ है। वो ऑर्डर भी है, ब्रैकेट करो, मार्किंग्स देख लो। तुम्हारे पास है ऐसे मार्किंग्स या कलर भर लेना अगर मार्किंग्स वैसे लेवल के नहीं हो। तो हम लोग आज अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ झांक भी लिए हैं, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ हाँ, ये हाँ लिख लो पहले ये भी। मिला? हटा दूं? ओके। हटाऊं? क्वेश्चन 7 याद है? प्रोवाइजो का एग्जांपल स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में भी था, और भी कंपनी लॉ में जगह जगह पढ़ोगे तो प्रोवाइजो पर शॉर्ट नोट पूछता है। तो वन ऑफ द मेन यूज प्रोवाइजो का क्या होता है? पहला तो प्रोवाइजो का शॉर्ट नोट का पहला लाइन क्या होगा बताओ? कल ही बताया था, तुम बताओ ईशान। प्रोवाइजो इज वन ऑफ द इंटरनल एड्स, पहले स्टार्टिंग समझ में आ रहा है? इन इंटरप्रिटेशन, पेज नंबर प्रोवाइजो का खोज के यहाँ बैठाओ कि प्रोवाइजो का आपने कहाँ देखा था। प्रोवाइजो का पेज नंबर आपने कहाँ देखा था? एक्सेप्शन के अलावा वो कुछ कॉन्सेप्ट को इलैबोरेट करने के लिए, एडिशनल कंडीशंस के लिए बनता है। ऑफ कोर्स मेन यूज यही है, टू क्वालिफाई और क्रिएट एन एक्सेप्शन टू दैट सेक्शन जिसका वो प्रोवाइजो बनता है।
Proviso is one of the internal aids in interpretation of statutes. Start reading, everyone. It is one of the internal aids. लिखना शुरू करिए. लिखा. प्रोवाइजो इज वन ऑफ द इंटरनल एड्स. उसके बाद एसोसिएट वर्ड्स को लेकर कुछ क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट लिखना. कहाँ है एसोसिएट वर्ड्स? ये लाइन लिखो, इंपॉर्टेंट लिखा ना क्वेश्चन को. ये वो है, नॉस्किटर सॉसिस राहुल्स हैंडबैग कंटेन्स. पढ़ के देखो पहले. कॉमन सेंस मैनर आने से ही क्या हो जाता है? कॉग्नेट सेंस. एक वर्ड आएगा कॉग्नेट सेंस. याद आ रहा है आपको? तो आज सारे क्लासेस को मैं टच भी किया हूं यहां पर आपको. स्टार्ट रीडिंग. मतलब जो याद आ रहे वर्ड का मीनिंग कैसे डिराइव होता है कि को किन वर्ड्स के साथ घूमता है उससे उसका कलर लेते हैं. पढ़ो, अभी पढ़ो. ये रहा. ये भी पढ़ो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स एक साथ जब आते हैं, दो अलग अलग ब्रैकेट किया हूं, दिख रहा है? तो एक जनरल वर्ड आया था ऑयल, याद आ रहा है? तो ऑयल का यहां मीनिंग कहां रेस्ट्रिक्ट करोगे? सिमिलर टू दैट थिंग. ये सब लाइंस एमसीक्यू में आ जाएंगे. पढ़ के देखो ये लाइन. मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स. कंपनी इट कीप्स मतलब जिन शब्दों के साथ वो घूम रहा है. राहुल के हैंडबैग में क्या था, याद है? वो अगरबत्ती. परफ्यूमेटरी गुड्स में नहीं आएगा, बिकॉज बाकी क्या थे? टॉयलेटरी गुड्स, सोप. आप अगरबत्ती मुंह पे क्या नाम है, लेपोगे, परफ्यूम आएगा वहां से. ये सब लैंग्वेज एमसीक्यू में आएगा, आपको ये सेम पढ़ा हुआ होना चाहिए. एंड दिस रूल इज वाइडर देन एजुजडिम जेनरिस. याद है? एजुजडिम जेनरिस तो बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. अदर एनिमल्स को हम सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स में रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे. ये अगर तुम अभी पढ़ोगे ना 2 दिन के अंदर, कल छुट्टी दी है तो उसको पूरा लर्न करो, अब डेफिनेशंस को ब्रैकेट करो आंसर को. मतलब ये तरीका है, पर एकदम जब पता ही चल जाए ऑयल का मतलब वहां कुछ और ऑयल है, तब नॉकिस्टर कॉकिस मत लगाना. आंसर पढ़ना. ये एमसीक्यूज के लिए डेंजरस है, ये डेंजरस जोन है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सेशन शीट मांगना मत, एग्जाम के पहले बंद कर देंगे, यही आएगा. डेंजरस है. क्वेश्चन 9. मीन्स का मतलब क्या होता है? इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है? याद है आपको? देखो तुम्हारी बुक में है ऐसे मार्किंग्स. मीन्स याद है? रेस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव. डेफिनेशनल क्लॉजेज. इट इज वन ऑफ द इंटरनल एड इन इंटरप्रिटेशन. डेफिनेशन के क्लॉजेज वन ऑफ द इंटरनल एड्स इन इंटरप्रिटेशन होते हैं. जब इंक्लूड्स दिया रहता है दैट इज एक्सटेंसिव. जब मीन्स दिया रहता है दैट इज रेस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव. स्टार्ट रीडिंग. पढ़ना शुरू करो. हटाए क्या? प्राइमा फेसी ऑन द फेस वैल्यू, यानी ऊपरी दृष्टिकोण से वो रेस्ट्रिक्टिव है. प्राइमा फेसी ये वर्ड तो वहां पे भी था, फाउंडेशन में भी था. शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ते थे हम लोग. हटाओ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवाइजो? वापस आ गया. एन लिखा, एन भूल से लिखा हुआ है. व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सप्लेनेशन? कल पढ़े थे ना नेशनल हॉलिडे का एग्जाम्पल. एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन दैट सेक्शन. सेक्शन में डेफिनेशन क्लॉजेज में जो डेफिनेशन होते हैं वो पूरे एक्ट में अप्लाई करते हैं, बट एक्सप्लेनेशन उस सेक्शन के अंदर कुछ चीजें उसमें इंक्लूड होती है, कुछ एक्सक्लूड होती है. देखो तुम्हारे भी ऐसे कलर्स हैं, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड में ऑरेंज और ग्रीन है, वरना भरो, वरना वो लाइंस का इंपैक्ट खो जाओगे.
वो कलर्स चाहिए मेरे को, वरना उस लाइन का इम्पैक्ट खो जाएगा। मैं बार 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 बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से। एग्जाम्पल नेशनल हॉलीडे, एक्सप्लेनेशन इन सेक्शन 96। मिस्चीफ रूल याद है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, 4 क्वेश्चंस होते हैं, याद है हिडन्स रूल को ऐसे लिखना है आपको। कलर्स भरो मेरी तरह, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 4 मैटर्स यहाँ लिखा हुआ है। डिक्शनरी डेफिनेशन फिर से आ गया, ये दूसरे चैप्टर का है, क्वेश्चन 12 भूल से यहाँ आ गया, जनरल क्लॉजेज एक्ट का है। क्वेश्चन 12 इज फ्रॉम अनदर एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट। क्वेश्चन 12 एक दूसरे एक्ट का है, दैट इज जनरल क्लॉजेज एक्ट। क्वेश्चन 12 जनरल क्लॉजेज एक्ट का है, याद रखिएगा। हटा दूं, चेक कर लो। उन लोग का बहुत आगे है, वो फिर से रिपीट होगा, वैसे वीडियो भी दे दूंगा, रिपीट भी होगा फ्रॉम आप, क्या नाम है, चलेगा। लैंग्वेज में ना रिपील इज डिफरेंट फ्रॉम डिलीशन, ये जनरल क्लॉजेज एक्ट का है। 13 में आओ, वाह वाह वाह, एग्जाम्पल पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लैंग्वेज देखो, कल बताए थे प्रीएम्बल में स्कोप ऑब्जेक्ट पर्पस आता है, लड़का बोलेगा कल तो टाइटल में भी ये बोले थे आप, पर फिर वहीं पे कल ही वर्ड आया था, इफ यू रिमेंबर, मोर कॉम्प्रीहेंसिवली। याद है ये सब वर्ड से क्यों करवा रहा है, आपको लर्न करना है सब लैंग्वेजेस। बट प्रीएम्बल डू नॉट ओवरराइड द मेन एक्ट। और प्रीएम्बल को आप तभी यूज करोगे जब इंटेंशन लॉ का क्लियर ना हो, सिर्फ ब्रैकेट्स करोगे आप, याद रखना, बिना ब्रैकेट्स वाला नहीं करोगे। और ये एग्जाम्पल है, वो कल हिंदू और वो वाला याद है, बस बिना ब्रैकेट वाले लाइंस मत करना, अगले एडिशन में कुछ लाइंस हटा ही दूंगा, कल हो चुका है। और प्रीएम्बल इज वन ऑफ द इंटरनल एड्स, पहला लाइन ये लिखना चाहिए, तो आंसर में थोड़ा एक शेपिंग आता है। प्रीएम्बल इज वन ऑफ द इंटरनल एड्स। अब तुम एक काम करोगे, 14 से 18 के पेज नंबर्स ढूंढ ढूंढ के बैठाओ, चलो किसी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिखाई देगा। अब तुम ये 14 से लेकर 21 का अपना अपना बुक का पेज नंबर्स ढूंढ ढूंढ के बैठाओ, आज ही किए हो इसमें से बहुत सारा। चलो कौन से पेज नंबर में कौन सा आंसर, अभी प्लॉट करो, 2 महीना बाद नहीं मिलेगा आपको।
हाँ पता है, वो फेमा के बाद होगा, फिर भी बता दूंगा यहाँ पे थोड़ा सा। 14-15 में देखो प्लीज एक बार, नंबर्स मिल गए क्या? नंबर्स अब नहीं मिले तो भाई केस खराब है। ये तो आज ही हुआ है, इस पे भी लिखना बी केयरफुल। डिफाइन इंस्ट्रूमेंट, स्टैट्यूटरी एड्स में क्या आएगा? जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड डेफिनेशन क्लॉजेज इन द एक्ट। 3 एक्सटर्नल एड्स आता है। सब्जेक्ट टू का पेज नंबर्स लिख लिया था, कल ही तो हुआ था। नॉट फिस्ट बाबू, नंबर मिला? इसको हेल्प करो कोई को, जिसको नंबर मिल गया इसको दो। कितना पेज? अच्छा बोलो इसका बताओ पेज नंबर, देख देख के बताओ ना। पेज 2 के आसपास 4 ऑनवर्ड्स। सब्जेक्ट टू का कहाँ लिखे थे तुम लोग? किस में लिखे थे तुम लोग? 15 में। नॉट विथ स्टैंडिंग, विदाउट प्रेजुडिस आंसर लिख लिए। ये बताओ पेज। ग्रामेटिकल एंड रीजनेबल कंस्ट्रक्शन 19, 20, 21 लिखो। हाँ तो लिखो, वही तो बोला था लिखो। सेकेंड फुल पेज कर दो। 19, 20, 21 बच्चे लिख रहे हैं। स्टार्ट राइटिंग। जेनरिस होगा, स्पेलिंग रॉन्ग है। एजुस्टिम जेनरिस। इंटरप्रिटेशन का एमसीक्यू करने का फायदा क्या होता है पता? चैप्टर का वो वर्ड जहां जहां लाइंस आंसर्स में आता है ना, वो प्रैक्टिस हो जाता है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन 22 में लिखना मस्ट, मस्ट, उससे आंसर्स याद करने में बेटर होता है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑफ इंटरप्रिटेशन फ्रॉम एमसीक्यू बुक और पीडीएफ। कई लोगों को पीडीएफ दिया जाता है एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बैच में इंस्टेड ऑफ द बुक, सो दे विल यूज दैट। ठीक है, ओके। फुल पेज। रेडी? लेआउट। सबसे पहले आपको 2-3 चीज समझना होगा। व्हाट इज विदाउट प्रेजुडिस? जैसे तुम लोग एक बात नहीं बोलते हो, अगर मैं एक लाइन बोल रहा हूं, पहले ध्यान से सुनना। हाँ, मैं थोड़ा सा फेमा एक्ट के बारे में आपको आइडिया देता हूँ। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट? कि क्यों आइडिया दे रहा हूँ, मुझे वर्ड समझाना है एग्जाम्पल के थ्रू। मैं एक इंडियन कंपनी हूं, इजी एग्जाम्पल सोचने दो। एक फॉरेनर इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किया, अब इंडियन कंपनी उसको डिविडेंड देगा।
एक फॉरेनर लोन दिया इंडियन कंपनी को, इंडियन कंपनी उसको क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना? ओके। एक फॉरेनर यहां की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आई सॉ फॉरेनर यहां की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, तो जब फॉरेनर शेयर्स में इन्वेस्ट करता है इंडियन कंपनी के, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को अफेक्ट करेगा। आप जब उसको डिविडेंड दोगे, ये है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये तो नॉर्मल अकाउंट्स वाला है, बैलेंस शीट के चीजें अफेक्ट हो रही है तो कैपिटल अकाउंट, और करंट में हम लोग देखोगे सारे ऐसे। इंटरेस्ट ऑन लोन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, डिविडेंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। एक इंडियन रेसिडेंट, इंडिया के बाहर उसके पेरेंट्स रहते हैं, उसको लिविंग एक्सपेंसेस भेजता है, एक्सपेंसेस करंट अकाउंट। तो एक मजेदार डेफिनेशन आज नहीं पढ़ा रहा हूं, फेमा तो आज हो भी नहीं रहा है, एक गजब लाइन है, देखोगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन दिखाता हूं क्या लिखता है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कॉपी मत करना, देखना, मीन्स अ ट्रांजैक्शन, बहुत जबरदस्त डेफिनेशन है, अदर देन अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मतलब कि कैपिटल, ये तो वही हो गया, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ, समझ में आ रहा है? पहले तो बहुत अच्छा लिखा कि जो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट नहीं है वो क्या होगा बच्चा लोग? करंट अकाउंट। एंड अब देखना, विदाउट प्रेजुडिस, ये लिखा हुआ है वहां पे, समझाऊंगा, टू द जेनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग ट्रांजैक्शन, डरना मत, डरना मत, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। मैं आपको बस वो लाइन का मीनिंग बता देना, विदाउट प्रेजुडिस क्या करता है, यानी फिर कुछ ABCD या 1 2 3 4 कुछ होगा। इसका मतलब क्या है? सुनो, ये कोई भी सेक्शन आप एक्ट पढ़ोगे ना भविष्य में, इनकम टैक्स में भी अगर कभी ऐसा लाइन आए, पहले लिखा एक जनरल लाइन, एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल, और फिर लिखता है फोरगोइंग, मतलब क्या होता है? प्रीसीडिंग, मतलब पहले वाला जो सेंटेंस था, व्हाट वाज पहला वाला सेंटेंस? ये, इस सेंटेंस के मीनिंग को रेस्ट्रिक्ट किए बिना, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इसका मतलब क्या पता है? दीज आर ऑल्सो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ऑल्सो का मतलब क्या है बताओ? ये भी है। आप ये मत समझ लेना दैट ABCD या रोमन 1 2 3 4 आर ओनली करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, यानी अभी भी पहला लाइन जिंदाबाद, विदाउट प्रेजुडिस का मतलब है पहले लाइन के मीनिंग को नुकसान पहुंचाए बिना, फॉलोइंग आर ऑल्सो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, यानी कि विदाउट प्रेजुडिस का मतलब क्या हो गया? आप समझ में आ रहा है कि एक जनरल मीनिंग आया पहले, तो व्हाट इज द जनरल मीनिंग? एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट। एक जनरल मीनिंग के बाद, एक जनरल मीनिंग के बाद जब विदाउट प्रेजुडिस आता है और कुछ पर्टिकुलर चीजें लिखी होती है, तो पर्टिकुलर चीजें जनरल मीनिंग को खत्म नहीं करती है, जनरल मीनिंग बरकरार रहेगा। एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को छोड़कर हो, सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को छोड़ के वो करंट है। एंड विदाउट प्रेजुडिस का मतलब क्या हो गया कि देखिए फॉलोइंग है करंट अकाउंट, पर ये मत समझ लेना कि बस ABCD करंट है, इसीलिए लिख दिया विदाउट प्रेजुडिस, मतलब टू फोरगोइंग ट्रांजैक्शंस। फोरगोइंग मतलब पिछले वाले लाइन के मीनिंग को खंडित किए बिना। अगर मैं हिंदी टीचर होता तो क्या बोलता पता है? लेखक ये कहना चाहते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों के तात्पर्य को खंडित किए बिना उपर्युक्त पंक्ति का तात्पर्य बरकरार रहेगा। इन हिंदी। अब बंगाली में लेखक बोलना चाहता है कि जे आमी नीचे लिखे छी ओई मीनिंग तुम्हारा फर्स्ट मीनिंग को काट नहीं रहा है, उसको बरकरार रख रहा है, और नीचे वाला तो होगा ही होगा, पर उसके अलावा जो प्रथम आमार लेख छिलो कि एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट इनक्लाब जिंदाबाद, ওইটা আছে और नीचे वाला भी আছে। কেউ এই মনে ভাববে না कि ABCD ही केवल কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ট্রানজাকশন আছে, এটা উদাহরণ, पर प्रथम सेंटेंस उद्धार। Did you understand? समझ में तो आएगी होगा बंगाली हिंदी, that following are also current ABCD but they are not the only current account transaction। यानी without prejudice का मतलब क्या हुआ? that after general words, what is general word?
any transaction other than capital account, ये एक general है. After general words, when particular words A, B, C, D are following, the particular words do not intend to cut the meaning of the general words. बहुत अच्छा बोला हूँ, easy बोला हूँ. कॉपी हुआ? हाँ, एक्सटेंसिव नहीं है ये. मीनिंग पहला लाइन ही बहुत ब्रॉड है, मतलब वो तो रहेगा ही. और इसीलिए देखो इसका इंग्लिश क्या लिखा है, व्हेन जनरल प्रोविजन इज फॉलोड बाय पर्टिकुलर प्रोविजन, यानी जनरल वर्ड्स के बाद पर्टिकुलर आ रहा है, देन पर्टिकुलर वर्ड्स विल बी इन एडिशन. इट इज नॉट सब्सटीट्यूटिंग द जनरल प्रोविजन, इट इज नॉट कटिंग द मीनिंग ऑफ द जनरल प्रोविजन. कॉपी करो इसको, फेमा जब करोगे तो और समझ में आ जाएगा, पर फिर भी आज काफी कुछ मैंने समझा दिया है. ये आने का अच्छा चांस है मेरे हिसाब से एग्जाम में. सेम, यानी मैं बोली लगा रहा हूँ नॉकिस्टर कॉकिस वाला लाइन के लिए, मैं बोली लगा रहा हूँ करंट के लिए, मैं बोली लगा रहा हूँ यूसेजेस के लिए. प्रैक्टिस कर लेना जिनको वर्ड टू वर्ड करना हो. फेमा चैप्टर लिख देना, फिर भी ट्रेलर आज दिखा दिया. और लिख देना लास्ट 5-7 मिनट्स ऑफ द वीडियो. सो दिस कंप्लीट्स टुडेज क्लास. एक रिवीजन में ऐड करूंगा, कल नहीं है क्लास, और फिर एमसीक्यू आप लोग का परसों करवाऊंगा. थैंक यू, बाय.